हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जो आप सभी के सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं मैथ के पेडागोगी के सब्जेक्ट के बारे में है। तो जो लोग मैथ का पेडागोगी यहां पर सॉल्व करना चाहें तो वो हमारी वीडियोज़ के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सब हमारी वीडियो पर लाइक करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी बहुत हेल्प होती है और साथ ही साथ मेरा भी हौसला बढ़ेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मैथ के पेडागोगी के सेशन के ओर। तो जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ पेडागोगी उनके सीटेट के पेपर में 15 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए आज हम यहाँ पर सीटेट के मैथ के पेडागोगी के बारे में क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कक्षा 2 के विद्यार्थी को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ना सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन कहता है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। दूसरा ऑप्शन कहता है शाब्दिक प्रश्नों को प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा कहता है कि जोड़ यानी योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत कराना चाहिए। और डी कहता है शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है योग को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे क्या है जल्दी समझ जाएंगे और उस चीज़ को वो आगे कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल कराने हेतु दिया। जैसे कि एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? पहला ऑप्शन कहता है संवर्धन से, दूसरा कहता है पृथक्करण से, तीसरा कहता है योग की पुनरावृत्ति से और चौथा कहता है समुच्चयन से। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुच्चयन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित में त्रुटियों की भी अपनी एक क्या है इम्पोर्टेंस है। तो यह कथन किसने कहा है? गलत, क्योंकि यह कथन है यानी कि आपको बताना है कि ये कथन क्या सही है या गलत है। तो गलत है। पहला ऑप्शन कहता है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। तीसरा कहता है सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। और डी कहता है कि सही है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है? तो वो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10, 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM सर्वाधिक उपयुक्त होगा? डाइस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा या फिर 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। तो यहाँ पर कौन सबसे उपयोगी होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा संख्या चार्ट। संख्या चार्ट क्या होगा? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन,
प्रेक्षण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो क्या होगा? प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं? पहला ऑप्शन कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, दूसरा कहता है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, तीसरा ऑप्शन कहता है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, और डी ऑप्शन कहता है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ की बात करें तो वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है उद्देश्य कौन सा है, ये नहीं पूछा है उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये पूछा है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन कहता है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या फिर गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो ये हमारा क्या है, तो ये इसका एम नहीं है। ये क्या है, तो ये प्राथमिक स्तर पर ये एम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन कहता है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, दूसरा कहता है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन कहता है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या डी ऑप्शन कहता है संकल्पनाओं को मूर्त रूप से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त रूप से अमूर्त रूप। मूर्त रूप यानी सामने कोई चीज़ है उसको दिखाकर उसके बाद संकल्पनाओं के आधार पर अमूर्त रूप यानी जो चीज़ सामने नहीं है उसको प्रस्तुत किया जाए तो अच्छे से यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, या फिर औपचारिक निगमन। तो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कहता है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, या फिर औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, या फिर डी ऑप्शन है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन या अनौपचारिक निगमन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही है, आपको बताना है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली संख्या शून्य होनी चाहिए, प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो यहाँ जो सही उत्तर है तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पहले बच्चों को संख्या के बारे में बताएंगे, जब संख्या का ज्ञान हो जाएगा तब शून्य का परिचय देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है तो इसको ध्यान से पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाता है। यानी कि अगर बच्चे को आधा सिखाना है तो टीचर क्या बनाता है, एक क्रियाकलाप बनाता है और उसमें क्या करता है, पहला चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है,
आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना क्या है, शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा श्रेणी क्रम के अनुसार करना चाहिए। यानी जो ये चारों चीज़ें दी हैं तो इनमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे बाद में क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है 3 1 4 2 इसका क्रम होगा, या फिर 3 4 1 2 क्रम होगा, या 1 2 3 4 जैसा दिया है वैसा, या फिर 2 1 3 4। तो कौन सा क्रम होगा यहाँ पर आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी थर्ड वाला जो है ये काम आप नंबर 1 पे करेंगे, फिर जो फर्स्ट वाला है उसको आप नंबर 2 पे करेंगे, उसके बाद जो 4 वाला है उसको आप नंबर 3 पे करेंगे, और जो 2 वाला है उसको आप नंबर 4 पे करेंगे। तो ये आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कक्षा 1 और 2 की गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरा ऑप्शन, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। और डी कहता है कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, कौन सी हैं। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, या फिर थर्ड कहता है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना, या योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो उद्देश्यों का अंतर है इन दोनों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, या सीखने की क्रियाओं से। तो जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उद्देश्यों से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रेक्षित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो है प्रत्यक्ष अनुभव। ये क्या है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या ये सभी। तो यहाँ पर क्या सही होगा, विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है उसका सबसे विशेष क्या है उसमें, तो वो है उसकी विश्वसनीयता, यानी उस पर विश्वास। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, या बजट बनाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बजट बनाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, या अनुसंधान विधि। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रदर्शन विधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न कहता है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा स्थानीय मान की अवधारणा उसको स्पष्ट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। क्या प्रारंभ कर सकता है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए।
तो विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों को पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, या भिन्न को a/b के रूप में लिखकर जहां b लगभग बराबर है 0 के, या फिर d अगर हम बात करें तो उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके भिन्नात्मक भागों की पहचान करवाकर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। प्रमेय का विलोम, प्रमेय का प्रतिलोम, प्रमेय का प्रतिधनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रमेय का विलोम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन, या भविष्यात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, रचनात्मक मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, और ये क्या कहता है? तो ये कहता है गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। पहला ऑप्शन, विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना। दूसरा ऑप्शन कहता है जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना। सी कहता है शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों की अधिक प्राथमिकता दी जाए, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये सारे ही क्या हो जाएंगे? सही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या मनोगत्यात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, तार्किक बुद्धि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। यानी एक शिक्षक को क्या पढ़ाना है? बेलन और शंकु का जो आयतन है और जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये पढ़ाना है। तो शिक्षक का कौशल उद्देश्य प्राप्त होगा। कौन सा कौशल उद्देश्य यहाँ पर प्राप्त होगा? उद्देश्य होगा उनका कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा। तो पहला ऑप्शन कहता है शिक्षार्थी एक बेलन और शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आवृत्ति बना पाएगा। तीसरा है शिक्षार्थी बेलन तथा शंकु के आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के सूत्रों का प्रत्यास्मरण कर पाएगा, या डी कहता है शिक्षार्थी शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर पाएगा जबकि यह शंकु किसी बेलन को पिघलाकर प्राप्त किया गया है। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षार्थी एक बेलन और शंकु की आकृति को क्या है? बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर है तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न थोड़ा सा और बड़ा है, इसको ध्यान से मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ और क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, बहुत ही छोटा हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी क्रम उत्तम है? पहला ऑप्शन कहता है तुलना करना अप्रामाणिक मापों का, उपयोग करना प्रामाणिक इकाइयों का, या फिर विकसित करना प्रामाणिक मापों का और उपयोग करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या कहता है? तुलना करना अप्रामाणिक मापों का, उपयोग प्रामाणिक मापों का और उपयोग करना प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना। लंबाई को मापने का जो श्रेणी क्रम उत्तम है उसके बारे में यहाँ पूछा है। और थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? तो ये कहता है प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों को उपयोग करना, तुलना करना। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, तुलना करना। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 27 का वो क्या होगा?
तो यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने तथा उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है कौन सा? प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थितता ध्येय, सामाजिक ध्येय या विषयात्मक ध्येय। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विषयात्मक ध्येय, यानी विषय के लिए यहाँ पर किया जा रहा है ये कार्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर कक्षा 4 के में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है? मोतियों की माला, बिंदु शीट, गिनतारा या द्विमुखी पटल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्या? बिंदु शीट यानी डॉट पेपर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, 0 सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। पहला, विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें 0 हो, या फिर वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, या मित्रों को सहयोग देने में। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, विश्लेषण और संप्रेषण में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकल्पना में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता या पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। तो 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा गणितीय संकल्पना, जिसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी के लिए व्यवहारिक उपकरण का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं किसमें? मानसिक और मौखिक परिकल्पना की गति बढ़ाने में, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, या शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला यानी ओपन एंडेड प्रश्न है? तो आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, या फिर 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी कि कोई संख्याएं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? तो ये आपका क्या है? ओपन एंडेड वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थी हासिल वाले 2 अंकों की संख्या के जोड़ में कठिनाई का सामना कर रहे हैं और इस समस्या का कारण है, क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है गणित में रुचि का अभाव, दूसरा है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव, या पुनर्सामूहिकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर क्या है? पुनर्सामूहिकरण की प्रक्रिया की समझ का उसके अंदर क्या है? अभाव है। इस वजह से वो क्या कर रहा है? हासिल वाले जोड़ को करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, और थर्ड कहता है वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, 4 कहता है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए।
तो 35 का जो सही उत्तर होगा वो क्या है, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन, स्तर 0 मानसिक चित्रण। 36 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? दंड आरेख यानी बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, या फिर कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। अगला है गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, या फिर गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। 37 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहता है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या है? विभजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है या परिमाणात्मक अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, संक्रियात्मक अवस्था में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिशें करती हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। 39 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में क्या करना? सहायता करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या फिर संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर होगा वो होगा संरक्षण यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव या आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? गुणनफल, क्षेत्रफल, आयतन, गुणनफल। 41 का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है, आयतन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में या परिकलन कौशलों के संवर्धन में। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता, यानी कि पाठ्यचर्या जो गणित का है उसके साथ यहाँ पर कौन सी अपेक्षा है जो मेल नहीं खाती। तो इन 4 अपेक्षाओं में से कौन सी अपेक्षा यहाँ पर मेल नहीं खा रही? पहला है भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का यहाँ पर विकास। तो जो सही उत्तर होगा यहाँ पर कौन सा मेल नहीं खा रहा है तो ये आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। ये क्या है?
तो ये मेल नहीं खा रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। क्या है मुख्य ध्येय? ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य। तो क्या है गणित शिक्षा का उद्देश्य? ज्यामितीय के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं को विकसित करना। 4 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का क्या है? विकास करना, डेवलप करना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक गणित के संप्रत्यय को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करता है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करता है और उनको चर्चा में शामिल करता है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए कर रहा है? यानी ये सारा कार्य जो वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है? आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर कहता है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। सी कहता है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। डी कहता है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। 45 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा के एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है। कौन सी विशेषता? आइए जानते हैं ऑप्शंस के थ्रू। पहला ऑप्शन कहता है कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु मौखिक योग्यता, अच्छी मौखिक योग्यता। सी कहता है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। डी कहता है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो क्या होगा, तो आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। यानी गणित में वो अच्छा कर सके और भाषा उसकी जो है कम प्रवीण है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। तो आपको आज का ये मैथ का पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई या नहीं ये भी हमें ज़रूर बताएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हमसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हमारा भी सपोर्ट होगा। और आप सब प्लीज़ वीडियो पर लाइक भी कर दिया करें। आपका तो कुछ नहीं जा रहा, केवल आपको क्या करना है सब्सक्राइब का बटन ही क्लिक करना है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।